नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्या 24/7 में, जहां आपके लिए हम लाते हैं सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर से जुड़े सबसे कठिन, विश्लेषणात्मक और परीक्षोपयोगी प्रश्न। आज का टॉपिक है भारत की जनगणना 2027 और इससे संबंधित उच्च स्तरीय MCQ। इस वीडियो में आपको मिलेंगे मैच द फॉलोइंग, कथन निष्कर्ष और विश्लेषणात्मक प्रश्न जो यूपीएससी, स्टेट PCS, SSC CGL, UGC नेट जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न के बाद हम देखेंगे उसकी विस्तृत व्याख्या जो आपकी समझ को मजबूत करेगी। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, है भारत की पिछली पूरी जनसंख्या के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत क्या था? 5.6%, 7.3%, 8.3% या 10.02%। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 8.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में कुल जनसंख्या 8.6% थी, जो मुख्यतः मध्य और पूर्वोत्तर भारत में केंद्रित है। और इसके साथ ही आपको बताते चलें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में ये सभी जनजातियां मान्यता प्राप्त हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें नवाचार हैं कुछ और उनका विवरण है, इनको आपको मिलाना है। NPR, UID, जियो टैगिंग और सेल्फ इम्यूलेशन, यानी स्वयं, इसका मतलब है स्वयं से सूचना भरने की सुविधा। तो देखिए, NPR ये इसका करेक्ट है, यह है नागरिकों का राष्ट्रीय पंजीकरण। UID जो आपको पता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आधार से जोड़ना। जियो टैगिंग, जियो माने अर्थ होता है और टैग करने को, जनगणना में भवनों का डिजिटलीकरण, मानचित्रण जो इस जनगणना में होने वाला है। और यह है स्वयं से सूचना भरने की तकनीक, यह सुविधा, और ये भी आपको इस बार मिलने वाली है। तो नागरिक खुद से अपनी जानकारी भरेंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाता है पहला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 2027 की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होती है तो निम्न में से कौन सा लाभ नहीं होगा? डिजिटल जनगणना होने से कौन सा लाभ नहीं होगा? देखिए, लागत में कमी आएगी, डेटा प्रोसेसिंग में तेजी आएगी, पूरी तरह से जनसांख्यिकी सटीकता होगी, यानी जो हम डेटा मिलेगा वो बिल्कुल सटीक होगा, या पर्यावरण के अनुकूल होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि पूरी तरह से जनसांख्यिकीय सटीकता। देखिए, सटीकता बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है, सूचना देने वाले व्यक्ति पर, वहाँ की जो भी समस्याएं हैं उन पर। तो लागत में कमी जरूर आएगी, डेटा प्रोसेसिंग में तेजी होगी क्योंकि ये डिजिटल है, पर्यावरण के अनुकूल होगी, पता है जब डिजिटल होगी तो पर्यावरण के अनुकूल खुद ही होगी। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, पूरी तरह से जनसांख्यिकीय सटीकता, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में लगाइए। तो इसमें क्या है, पहली बार जाति आधारित जनगणना ब्रिटिश भारत में हुई थी, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना, NPR की शुरुआत, या 2027 की प्रस्तावित डिजिटल जनगणना। तो ये आपको क्लियर हो रहा है पहले से ही। तो पहली बार जाति आधारित जनगणना जब ब्रिटिश भारत है और यहाँ पर स्वतंत्र भारत है, तो पहले ब्रिटिश भारत होगा फिर स्वतंत्र भारत होगा। अभी NPR कुछ दिन पहले जो प्रॉब्लम हुई थी, जितने हंगामा हुआ था जो भारत में, तो ये तीसरा है, और अभी जो 2027 की जनगणना है वो 4th है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। और जो स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1951 में। ठीक है, और NPR शुरू हुआ था आपका
2010 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये संस्थाएं हैं कुछ या प्राधिकरण कह सकते हैं, और उनकी क्या भूमिकाएं हैं इसके बारे में बताइए। गृह मंत्रालय निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? देखिए, अभी जनगणना की अधिसूचना जो जारी की है, या अधिनियम के बारे में जिसने बताया है, सबसे पहले इसकी अधिसूचना या फिर इसके नियम कौन बनाता है? गृह मंत्रालय। तो इसकी जनगणना अधिनियम के अंतर्गत कौन संचालित होता है? गृह मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है। रजिस्ट्रार जनरल ये कौन होते हैं? ये जनगणना आयुक्त का कार्य करते हैं। एनआईसी, एनआईसी आपको पता है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास करती है, यानी कि जो ऑनलाइन जितना भी प्रोग्रेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, ज़्यादातर एनआईसी को दिया गया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अगला है जनगणना निदेशालय। तो ये कहाँ होता है? राज्य स्तर पर कार्यान्वयन होता है, प्रत्येक राज्य का एक निदेशालय होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन, भारत की जनगणना 2027 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? यह जनगणना मोबाइल ऐप से डेटा संग्रहण का पहला उदाहरण होगी, यानी ऐसे पहले कभी नहीं हुआ है। दूसरा है, इससे जनसंख्या की गिनती में सटीकता में सुधार होगा। बताइए, सटीकता में सुधार की बात हो रही है। जैसे पहले जनसंख्या में क्या होता था? डबल डबल डेटा हो जाता था। क्या उसमें सुधार हो सकता है इस बार? बिल्कुल होगा। तो ये वाला ठीक है। और जनगणना मोबाइल ऐप से डेटा संग्रहण का पहला उदाहरण होगी। बताइए, बिल्कुल। अभी क्या होगा? जो डेटा संग्रहण किया जाएगा, दो तरह से किया जाएगा, आपको बताया था। पहला तो ये है कि वो व्यक्ति आएंगे, आप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो नियुक्त किए जाएंगे, कुछ कर्मचारी हैं, वो आपके घर आएंगे और वो डेटा आपसे कलेक्ट करेंगे। दूसरा ये है, आप खुद से भी उस डेटा को ऐप के माध्यम से फिल कर सकते हो। तो इस तरह से ये दोनों ही निष्कर्ष ठीक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार 2027 की जनगणना में जातिगत आंकड़े एकत्र करने पर विचार कर रही है। बिल्कुल आपको पता है, इसमें जातिगत आंकड़ों की काफी बात हो रही है। काफी लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आवश्यक है। तो यह निर्णय सामाजिक न्याय को सशक्त करने के लिए किया गया है, या इसे सरकार की योजना बनाने में कठिनाई होगी? यानी कि गवर्नमेंट को जातिगत आंकड़े मिल जाएंगे तो इससे गवर्नमेंट को कठिनाई होगी जो योजना बनाती है। ये तो बिल्कुल गलत है। इससे क्या होगा? जाति आधार, जैसे गवर्नमेंट आरक्षण देती है, जातिगत आरक्षण देती है, तो उसको ज्यादा आरक्षण देने की कोशिश करेगी जो ज्यादा पिछड़े हैं या फिर उस जाति के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से कुछ गवर्नमेंट का प्लान है। तो कठिनाई, योजना बनाने में कठिनाई नहीं होगी, योजना बनाने में उसको फायदा होगा। तो ये दूसरा डिस्कस गलत है। यह सामाजिक न्याय को सशक्त बनाने के लिए किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है कुछ हद तक। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन है, जनगणना 2027 में नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी भरने की सुविधा दी जाएगी। बिल्कुल, अभी जैसे बताया था पिछले क्वेश्चन में, बिल्कुल दी जाएगी। और इसमें क्या है, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे आप क्या समझते हैं? इससे नागरिकों को गोपनीयता की गारंटी मिलेगी, यानी कि कोई भी आदमी बाहर वाले व्यक्ति को नहीं बताना चाह रहा डायरेक्ट, और खुद से अपना डेटा फिल कर लेगा। नहीं बता रहा उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो क्या करता है, क्या पढ़ा, कितना पढ़ा लिखा है, उसके पास क्या जमीन है, क्या क्या संपत्ति है, वो नहीं बताना चाहता कि, तो वो खुद से भी भर सकता है। ये बिल्कुल बात ठीक है। गोपनीयता की गारंटी मिलेगी, मीन्स उसकी जानकारी उस तक और केवल गवर्नमेंट के पास रहेगी, उसके बीच में किसी तीसरी पर्सन को नहीं बताएगा। अगला, इससे डेटा संग्रह में समय की बचत होगी। बिल्कुल होगी। जब जो सोचिए, तो आप खुद से ही डेटा भर देंगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो नियुक्त किए हैं कर्मचारी, उनको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उससे डेटा क्या होगा, जल्दी गवर्नमेंट के पास से पहुंचेगा और जनगणना जल्दी हो जाएगी। उससे समय की बचत होगी और उससे सटीकता भी आने की संभावना है। हो सकता है, ऐसा भी होता है कभी कभी व्यक्ति खुद से गलत जानकारी भर देता है, तो उससे तो कुछ दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन अभी इसे इतना समझ सकते हैं कि डेटा समय से बचत तो होगी, गोपनीयता भी होगी, और इस तरह से हमारे जो निष्कर्ष है दोनों ही ठीक है। तो इसका विकल्प सी ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जनगणना कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है। ये बात ठीक है, कथन है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलते हैं? क्या इससे ये निष्कर्ष निकलता है जनगणना संविधान के अनुच्छेद में उल्लिखित एक प्रक्रिया है, यानी कि संविधान के किसी अनुच्छेद में स्पष्ट कहा गया है कि आपको जनगणना करनी ही पड़ेगी, कंपलसरी है जनगणना करना, या फिर जनगणना का संचालन एक विशेष कानूनी ढांचे में होता है, यानी कि कोई प्रक्रिया है, कानूनी एक अधिनियम बना दिया गया, कानून नियम बना दिए गए हैं, उसके अनुसार होगी जनगणना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, क्योंकि संविधान में भारत की जनगणना करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है। तो इस तरह से निष्कर्ष 1 जो है वो गलत है और निष्कर्ष 2 ठीक है। इस तरह से बी उत्तर इसका ठीक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2027 की जनगणना में जियो टैगिंग तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जियो टैगिंग मीन्स अभी क्या होगा, जब वो व्यक्ति आपके घर पहुंचेंगे तो उसकी तुरंत जानकारी ऐप में फीड हो जाएगी कि वो व्यक्ति उस लोकेशन पर पहुंचा है और उस लोकेशन पर पहुंच के उसने डेटा फीड किया है, या फिर जब आप खुद से जानकारी भरेंगे तो ये लोकेशन फीड होगी कि आप उस जगह से वो जानकारी भर रहे हो, तो जियो टैगिंग भी की जाएगी इसके साथ। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? सरकार भवनों और घरों की सटीकता स्थिति मैप पर दर्ज कर पाएगी। बिल्कुल, यानी कि आप सोचो अपने घर बैठकर करोगे, उसमें हो सकता है ये रूल हो कि आप अपना जहाँ रहते हो अपने निवास स्थान वहां से आप फीड करो, और दूसरा जो व्यक्ति आ रहा है, जो कर्मचारी आ रहा है सरकारी, वो उसके घर पर पहुंच रहा है, तो उससे गवर्नमेंट को भी एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि इस व्यक्ति का घर कहाँ पर है ना। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। या दूसरा निष्कर्ष क्या है, इससे जनसंख्या विस्थापन को भी ट्रैक किया जाएगा। इसका मतलब है एक कुछ जनसंख्या में कुछ व्यक्ति हैं एक जगह और एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो उनके विस्थापन का भी पता चलेगा। एक व्यक्ति सोचो यहाँ पर ए मकान में रहता था और अब वो बी में चला गया है, तो अभी जब जनगणना होगी तो उसमें लिखा जाएगा ए व्यक्ति इस जगह पर रह रहा है, और जब बाद में वेरीफाई किया जाए या फिर कुछ जानकारी इकट्ठी की जाए दोबारा से, तो पता चल जाएगा वो व्यक्ति दूसरे समय में बी स्थान पर पहुंच गया है, तो ये वो व्यक्ति कहाँ से आया, ए स्थान से दूसरी जगह विस्थापित हुआ है। तो इस तरह से कि दूसरा निष्कर्ष भी ठीक है। जियो टैगिंग से यह पता चलेगा कि कोई भी भवन या घर किसी स्थान पर है, जिससे सरकारी रिकॉर्ड में सटीकता बढ़ेगी, साथ ही समय के साथ जनसंख्या के स्थान परिवर्तन को भी ट्रैक किया जा सकेगा, और ये नीति निर्माण में भी उपयोगी हो सकता है ना। इसके अलावा देखेंगे अब ये अंतिम प्रश्न था। तो दोस्तों आपने देखा जनगणना 2027 से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण और कठिन विश्लेषणात्मक प्रश्न। अब आपसे सवाल है, क्या आपने इस वीडियो में पूछे गए कम से कम 5 प्रश्नों को सही कर पाए थे खुद से, या 5 प्रश्न पहले से आ सकते थे? तो अभी क्योंकि ये नए प्रश्न है, नया टॉपिक है, तो हो सकता है ना हुए हो, लेकिन ये आपके लिए बेहद जरूरी थे। और अब अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको उपयोगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि भविष्य में आपको ऐसी ही हाई क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे। और हाँ, आप चाहते हैं कि किसी विशेष टॉपिक का एमसीक्यू की व्याख्या बनाएं तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं, जिससे हम अगली वीडियो में उस ऐसे टॉपिक को शामिल कर पाएं। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।